हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा मैं डॉक्टर सुरेंद्र रतूड़ी आज एक और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेके आ गया हूँ क्लास 11th का, एज वी आर कंप्लीटिंग आवर नीट एक्सप्रेस ऑफ क्लास 11th ज़ूलॉजी। तो बेटा आपको बोर्ड पे लगा हुआ दिख रहा होगा एनिमल टिश्यू, बड़ा बड़ा। ऑल दो चैप्टर का नाम हमारे सबको पता है क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसे एनटीए ने इंक्लूड करा है एसेंशियल चैप्टर में। कुछ टॉपिक्स को, कुछ तो रिमूव हो चुके हैं एनसीईआरटी से। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा नीट में क्लैरिफिकेशन नहीं है। डोंट वरी बेटा, सूरज सर आए हैं, सब कुछ एकदम बताएंगे कि बेटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा और क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर से हर बार, है ना, हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन ज़ूलॉजी सेक्शन के आने इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें से आज हम इस एनिमल टिश्यू वाले पार्ट में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम टिश्यू का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो हमारा टुडेज गोल है। दूसरी चीज है हम क्लासिफिकेशन एनिमल टिश्यू करेंगे। एनसीईआरटी बेस रखूंगा मैं चैप्टर को, ठीक है। जो हमारी पहले एनसीईआरटी थी 2020 वाली एनसीईआरटी है, उससे पहले वाली, वहां से हम उठा के लाए कंटेंट को। तो इसीलिए एनसीईआरटी प्रिसाइज कंटेंट रहेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बल्कि ये चैप्टर कुछ ऐसा ना बेटा जिसमें डिटेल में जितना चले जाओ उतना कम है ठीक है। फिर उसके बाद हम यही जो हमारे एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन में 4 तरह के एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, है ना, इन्हें डिस्कस करेंगे। उसके बाद, है ना, हम जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे इसका, है ना, उस सेकंड पार्ट के अंदर बेटा मैं आपको लेके आऊंगा एनिमल टिश्यू में। उन्होंने लिखा हुआ है एक इंसेक्ट, जिसके बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वहां ब्रैकेट में उन्होंने फ्रॉग लिखा है, बल्कि वहां पे एडजस्टमेंट करेक्शन करनी चाहिए कि वहां पे क्या आएगा, वहां पे हम पढ़ेंगे कॉकरोच, जो इंसेक्ट उन्होंने एक्सप्लेन करा है। साथ साथ बेटा हम फ्रॉग भी पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो इसीलिए दोनों पार्ट करने जरूरी हैं, इसीलिए 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को लेके आया हूं। ऑल दो एनसीईआरटी जो अब आपके पास है 2024 वाली या 23 वाली, जिस बच्चे के पास है 25 वाली भी छप रही होगी, उसमें देखोगे तो टिश्यू वाला पोर्शन टोटल कट है, एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन टोटल कट है, बट उन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। एनटीए ने सिलेबस जब दिया उसमें इंक्लूड कर रखा है, एनएमसी ने जब सिलेबस दिया उसमें इंक्लूड कर रखा है। तो हमें पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है, हम तो अपनी प्रिपरेशन को 100% लेके चलेंगे ना तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें बेटा टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, सबको पता है कि भाई टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है, उसे हम टिश्यू कहते हैं। मतलब ऐसे जो टिश्यू है वो क्या है, बेसिकली ऐसे ग्रुप का नाम है जो जिसका ओरिजिन, ठीक है, कॉमन है, जिसमें बहुत सारे सेल्स जो है उनका ओरिजिन सबका सेम होगा, कॉमन होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसे हम टिश्यू बोल देंगे। फिर उसके बाद जो एनिमल टिश्यू होता है वो हमारा 4 टाइप का होता है, वो हमने पढ़ लिया है ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अब हम इन 4 तरह के एनिमल टिश्यूज को जब हम इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम हर एक एनिमल टिश्यू को अलग से लेके चलेंगे। चारों का इंपॉर्टेंस अपना अपना अपनी जगह है। मस्कुलर और न्यूरल हमारा फिर से एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा, जहां पे हम थोड़ा सा और डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है भाई, इट हैज फ्री सरफेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है, दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब एक तरफ से तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होगा और एक तरफ से ये, है ना, आउटसाइड एनवायरनमेंट को आपका फेस करेगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्यादातर कवर करता है बॉडी को, ठीक है, या बॉडी पार्ट्स को। फिर उसके बाद कॉम्पैक्टली पैक होते हैं सेल इसमें, है ना, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब कि बहुत ही डेंसली पैक्ड सेल्स होंगे, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसमें हम आगे जो इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम करेंगे सिंपल और कंपाउंड में। यहाँ पे मैं एक चीज इंपॉर्टेंट तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल्दो जो कि अब कहीं पे भी दूर दूर तक जिक्र नहीं है इसका, ठीक है, बट एपिथेलियम, है ना, का जो आपका बेसिकली मीनिंग है ना, उसका मतलब होता है एपी, मतलब होता है अपॉन, और थीलिया मतलब होता है टू ग्रो। मतलब ये कुछ एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू था जो किसी के ऊपर उगता है। अब भाई क्योंकि ये सबसे पहला टिश्यू है तो ये किसके ऊपर उगेगा, है ना। तो वो चीज जो होती है बेटा उसे हम कहते हैं बेसल लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले होती थी एनसीईआरटी में, एक मतलब एक्सक्लूसिव कंटेंट जो बहुत ही पुरानी एनसीईआरटी है ना, बहुत ही पुरानी, मतलब आई गेस 2005 से पहले वाली एनसीईआरटीज जो हैं, ठीक है, वो आप कहीं नहीं मिलेगी ऑल दो, है ना, बट अगर मिल जाए या पेरेंट्स ने आपके पढ़ी होगी, है ना, या आपके किसी मतलब जो बहुत फैमिली में बड़े भैया भैया होंगे उन्होंने पढ़ी होगी, जो डॉक्टर बन रहे होंगे या जो डॉक्टर बन गए होंगे, है ना, तो उनको पता होगा, तो वहां पे उन्होंने दिया होता था। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती थी उसके ऊपर, है ना, ये ग्रो करता था एपिथेलिया, ठीक है, कैसे करता था, देखो मैं यहाँ पे एक खाली स्लाइड लेके आया हूँ, इस खाली स्लाइड में तुम्हें बताने वाला हूँ एक छोटा सा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती थी इसके दो कंपोनेंट होते थे। एक कंपोनेंट जो होता था वो एपिथेलियम बनाता था, और एक कंपोनेंट जो होता था वो अंडरलाइन कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा वो बनाएगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो इसकी जो लेयर होती थी, तो एक लेयर तो बनाएगी जो एपिथेलियम बनाएगी, एक लेयर बनाएगी जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, मान लो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियम। तो ये जो होती है सेमी सॉलिड सी हो जाती है, कैसी हो जाती है, सेमी सॉलिड सी, ठीक है। अभी जो सेमी सॉलिड सी बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई है मेरी, इसके ऊपर एपिथेलिया ग्रो करेगा। तो ये एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो इसके ऊपर अडियर होंगे, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, ठीक है, एक दूसरे से लगे हुए होंगे, और साथ में यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलने वाली है, जो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में दिया हुआ है उन्होंने एपिथेलियम के बाद, वो है हमारा सेल जंक्शन से अरेंज होंगे सेल्स, ठीक है। तो वो सब एक साथ आएगा यहाँ पे, तो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, बहुत बेसिक मैंने बताया, बहुत ही मतलब बेसिक ब्रीफ तरीके से मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा डीप में तो हम क्लास में पढ़ेंगे ही कभी, है ना, क्लासेस में आओगे ऑफलाइन में कभी कोचिंग लोगे तो मैं जरूर बताऊंगा उसे, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, दूसरी चीज है हमारी इसमें क्लासिफिकेशन, है ना। जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी क्लासिफिकेशन बहुत वास्ट है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बोला कि भाई एपिथेलियम दो तरीके का, सिंपल और कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी लेवल है। एनसीईआरटी में हम बस इतना ही बताते हैं, और एनसीईआरटी भी बोलती है ज़्यादा नहीं बताना, बट जब आप एडवांस होंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, है ना, वहाँ आप बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इसकी, जिसका थोड़ा सा टेस्ट मैं दूंगा। पहले तो हम पढ़ेंगे ही कि भाई एक होती है हमारी सिंपल एपिथेलिया, पढ़ लिया भाई, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलिया, है ना। सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसके फर्दर टाइप्स होते हैं, मतलब उसमें जो सेल्स होते हैं, है ना, उनसे जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसके बेस, है ना, उसके बेस होके हम क्लासिफाई करेंगे सिंपल एपिथेलियम को। बेसिकली सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसकी डेफिनेशन में जो एसेंशियल कंडीशन है क्या है कि इसमें सिर्फ वन लेयर होगी, क्या होगी, वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है। बट अगर हम बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे मोर देन, है ना, 2 लेयर एक साथ होती हैं, ठीक है, मोर देन 2 लेयर एक साथ होती है, तो हम इसको कंपाउंड बोलते हैं, या फिर हम इसे ही दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड, है ना। स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफिकेशन वाला लेयरिंग, है ना, वर्टिकल लेयरिंग, वो इकोलॉजी वाली डेफिनेशंस को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कुछ 12th वाले बच्चे तो भाई इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स हैं, वो इसकी एसेंशियल कंडीशन है, और यहाँ पे सिर्फ एक लेयर होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि इसकी जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा ना, ठीक है, उस क्लासिफिकेशन को समझो, देखो लेयरिंग वेयरिंग वाला तो ठीक है सब, अब इसकी जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, तो सिंपल वाला जो है वो हमारा सबसे पहले होता है स्क्वामस एपिथेलियम में क्लासिफाई, फिर होता है हमारा क्यूबॉइडल में, फिर होता है हमारा कोलुमिनार में, विच इज एनसीईआरटी लेवल, है ना। एनसीईआरटी इसे ही आगे बताती है, ठीक है, कि भाई एक ना स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है इनकी, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि, है ना, बस किसमें हो सकता है बेटा, आपके क्यूबॉइडल और कॉलमनार, इन दोनों में ही प्रेजेंट हो सकता है। स्क्वामस एपिथेलियम में कभी भी, है ना, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। हम स्क्वामस को अलग रीजन के हिसाब से पढ़ेंगे, वो अलग चीज है, बट हमारा जो सिलेटेड एपिथेलिया है उसमें बेसिकली कौन 2 लोग आएंगे, ये 2 लोग आएंगे, ठीक है। उसके अलावा,
है ना, और जो है एक होता है बेटा इसी में स्पेशल जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन था, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा और 2-3 मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक होती थी जिसका नाम था आपका पिगमेंटेड, जो कि अब सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। एक होती थी बेटा जिसको हम बोलते थे न्यूरोसेंसरी। ये दोनों लेयर, ठीक है, जिनको मैं एक अलग कलर से सर्कल या कुछ कर देता हूं, है ना, ये दोनों लेयर जो हैं अब वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये दोनों टाइप ऑफ एपिथेलियम नहीं है। पिगमेंटेड जो होती थी बेटा, है ना, ये हमारे ऐसी जगहों पे मिलती है जहां पे हमारा एक्सक्लूसिव पिगमेंटेशन, जैसे स्क्लेरा, है ना, हमारी आई में वो व्हाइट पोर्शन जो होता है ना, ठीक, कंजक्टिवा जो होता है, वहां पे व्हाइट कलर की पिगमेंटेशन है। जैसे मेरी टंग है या मेरे ऑर्गन्स हैं, ये सबका अलग अलग कलरेशन है, वहां पे कोई स्पेशल एपिथेलियम है तो वो पिगमेंटेड एपिथेलियम है। न्यूरोसेंसरी जो होती थी वो मेरी इनर आई, ठीक है, इनर ईयर और आई में होती थी, ठीक है, तो वो सब जो है वो अब सिलेबस से कट गया है, ठीक है, तो नहीं है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बस यहाँ पे अभी वाले लेक्चर में हम स्क्वामस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्यूबोइडल को पढ़ेंगे, कोलुमिनार को पढ़ेंगे, सिलेटेड को पढ़ेंगे और ग्लैंडुलर को पढ़ेंगे। जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो भी हमारी फर्दर क्लासिफाई होती है बहुत बहुत अलग अलग लोकेशन में जहां जहां वो अकर करती है, ठीक है। तो उसमें से बस 2-3 मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है। एक इसमें होती है, हम लोगों के सिलेबस में ये इतने डिटेल में नहीं है तो इसलिए मैं बस तुम लोगों को जनरल स्टडीज बता रहा हूं। एक होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा आपका पेवमेंट, ठीक है, कोई लोग इसे ही टेसेलेटेड भी बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है बेटा यहां पे जिसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो होता है वो हम वर्ड तब देते हैं स्क्वामस एपिथेलियम को जब ये ब्लड वेसल्स की कवरिंग बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है बेटा इसमें जिसे हम बोलते हैं मीसोथीलियम। अब ये जो मीसोथीलियम होता है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्क्वामस एपिथेलिया है। जब ये ऑर्गन यानी विसरा की कवरिंग बनाएगा तो हम इसे मीसोथीलियम बोल देंगे, ठीक है। ऐसी एक होती है बेटा इसमें जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम, है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है पेरिटोनियम। जो इस मतलब देखो, जो स्टार मार्क कर रहा हूं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखना है इस बात को, और जो मैं स्टार मार्क नहीं कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। वो यू विल स्टडी दैट इन एमबीबीएस श्योरली, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट, उसे हम बोलते हैं एंडोऑस्टियम या एंडोस्टियम, ठीक है। तो एंडोस्टियम जो होता है वो हमारा कहाँ मिलता है बेटा, वो हमारा बोन से रिलेटेड होगा। तो जब बोन डिटेल में पढ़ोगे कभी जिंदगी में तो यहाँ देखने को मिलेगा पेरिटोनियम। जब कब आप एब्डोमेन बिल्कुल डीप में पढ़ोगे कभी जिंदगी में तब आपको देखने को मिलेगा, है ना। और पेवमेंट वेवमेंट जब आप कभी, है ना, फेस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, है ना, आपके माउथ वगैरह के बारे में पढ़ोगे तब आपको सुनने को मिलेंगी ये सब चीजें। अभी रेस्ट हमारा जो बेसिक सिंपल एपिथेलियम देखो कितना बड़ा है ना, तो एनसीईआरटी ने बोला कि भाई इतना सारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो इसीलिए उसको वो बहुत रिड्यूस कर दिया। और अब जो हम सिंपल पढ़ेंगे ना वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इतना लेके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, मैं हट जाता हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही हम बोर्ड में रखेंगे, बाकी सब अब हम मिटा देंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं हमारे कंपाउंड एपिथेलियम, या फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड, है ना। बात एक ही है, बताया था अभी, इसको हम कंपाउंड लिख लें या फिर हम इसको क्या लिख लें, स्ट्रेटिफाइड। अब क्योंकि मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा, मतलब मिनिमम क्वांटिटी में 2 लेयर तो होनी ही चाहिए। 2 से ज्यादा लेयर जब भी प्रेजेंट होंगी, कितनी भी हो सकती है, 15, 20, 25, 30, 35, है ना, वो सब स्ट्रेटिफाइड में आएगी। यहाँ पे बेटा बस कैच क्या है कि स्ट्रेटिफाइड भी आपका, है ना, स्ट्रेटिफाइड को हम एसटी लिखेंगे, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड आपका कॉलमनार। इसमें फर्दर, है ना,
यानी कि जैसे हम लोग पढ़ते थे सिलिएटेड, तो इसमें सिलिएटेड वाली मॉडिफिकेशंस कम ही मिलेंगी, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें स्क्वामस वाला है ना, उसकी दो मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है, जिन्हें मैं बता रहा हूं। एक होता है बेटा इसमें एनके, नॉन केरेटिनाइज्ड, है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, NKAAC, ठीक है। और दूसरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये तीन, ये इसके दो नेम है ना, एक है आपका नॉन केरेटिनाइज्ड। अब नॉन केरेटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ये वाली लेयर में कोई स्पेशल एक केरेटिन प्रोटीन होता है, जिसमें उसमें लेयर में मल्टी लेयर होंगी, उसमें डिपोजिशन नहीं होगी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो केरेटिन जो होता है हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, तो वो उस लेयर को क्या बना देता है, ड्राई बना देता है। बट जब केरेटिन नहीं है तो वो लेयर कैसी हो जाएगी, अब ड्राई नहीं रहेगी, है ना। और जो केरेटिनाइज्ड होगी वो ज्यादातर क्या होगी, ड्राई। तो हमारे जितने भी नेल्स, हेयर्स, ये सब है ना, स्किन है, ठीक है, जहां पे हमारा वाटर सिक्रीशन या वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, ठीक है, या बेसिकली हम बोले वाटर प्रूफिंग जहां हो रही है, वहां पे जितनी भी लेयर है हमारी बॉडी में, वो सारी की सारी कौन सी है, केरेटिनाइज्ड वाली हैं। और जो नॉन केरेटिनाइज्ड है, जहां पे वेटिंग है, जैसे हमारी जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, चाहे हमारा बक्कल कैविटी ले लो, चाहे हमारा जितने भी ट्रैक ले लो, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ठीक है, सब जितनी भी ओपनिंग्स होंगी बॉडी की, सब में, है ना, सबको वेट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वेट, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे बाय एयर, है ना, या किसी भी कांटेक्ट के थ्रू, वो वहां ट्रैप हो जाए। हम पढ़ के आए हैं इम्यूनिटी में कि भाई ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। तो ये सब सीखना है, और 11th वाले तो सीखना है, ठीक है, पढ़ोगे आगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला लेक्चर देखना मेरा, उसमें मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। और जो 12th वाले हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता ही है, तो मुझे तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है उसे, है ना। उसके बाद बात आती है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो लेयर है ना, इसका नाम क्या है। तो कंपाउंड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में नोमेनक्लेचर उसकी टॉप मोस्ट लेयर के बेसिस पे दिया जाता है कि सबसे ऊपर क्या है। नीचे 25 लेयर तक भले ही कोई और रिपीट हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। सबसे ऊपर अगर स्क्वामस लेयर है, स्क्वामस सेल है, तो भाई हम उसे क्या बोलते थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। अगर सबसे ऊपर क्यूबॉइडल है तो हम बोलते थे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और सबसे ऊपर अगर कॉलम लाइक टॉल लाइक कॉलमनार सेल्स है तो हम बोलते हैं कि उसमें भाई उसको हम क्या बोलते थे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, ठीक है। ये दो तो हमारा देखो बेसिक था जो हमें पता होना चाहिए। बाकी दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमन बॉडी में होता है, जो अब सिलेबस में नहीं है। 9th क्लास में अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाया होगा तो उसे पता होगा, ठीक है। तो वो जो दो होता है उसको चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, उसको हम इस वाले येलो कलर से लिखेंगे। तो एक होता है बेटा इसमें जिसका नाम होता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड नाम ही बता रहा है, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड अभी बताया था, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयरिंग, मतलब कि बेसिकली होता क्या है कि ये होता क्या है टिश्यू, ये वाला टिश्यू जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन अपीयर कैसे होता है, मल्टी लेयर्ड, ठीक है। क्यों अपीयर होता है, क्योंकि इसमें जो सेल्स की लोकेशन होती है ना, न्यूक्लियाई की लोकेशन होती है, वो अप ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से ऐसा दूर से देखने में लगता है कि भाई ये दो लेयर्स है। क्योंकि हम तो बेसिकली सेल्स को कैसे काउंट करते हैं, जब स्टेन करते हैं तो हमें ज्यादातर न्यूक्लियस दिखता है, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके आते हैं सब, है ना, छोटी क्लास में 10th क्लास में करके आते हैं, वो ऑनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें हमें जितने डार्क स्पॉट दिखते हैं उतने हम बोलते हैं न्यूक्लियस से, उतने हम सेल भी बोल देते हैं। तो जैसे हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, लो माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो हमें स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कैसा दिखता था, मल्टीलेयर्ड दिखता था। बट ध्यान से जब देखा गया उसे तो पता चला कि ये एक ही सेल था, इसका न्यूक्लियस ऊपर नीचे है ना, तो इसीलिए उसका नाम दे दिया स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। साथ ही में एक और होता है बेटा, है ना, वो होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसिशनल। अब ट्रांसिशनल एपिथेलियम के साथ खास प्रॉपर्टी क्या लग गई कि ये होता तो, है ना, होता तो मल्टी लेयर्ड है, लेकिन ये जब स्ट्रेच हो जाता है, यानी कि इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेच हो सकता है। जब स्ट्रेच हो जाता है तो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, है ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती। वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है। अगर ये कंप्लीटली स्ट्रेच स्टेट है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, बट अगर स्टैकिंग है,
क्योंकि सिंस इसके पास प्रॉपर्टी स्ट्रेच होने की है तो ये हर बार आपको दिखेगा कि कुछ कुछ स्ट्रेच में है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, बट अगर आपको कोई ऐसी स्लाइड मिल गई, ऐसा सेक्शन मिल गया जिसमें सिर्फ सेल्स की स्टैकिंग है, तो वहां पे हम बोल देते हैं कि हाँ भाई हमें कुछ कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की प्रॉपर्टी क्या थी कि ये है ना ट्रांसिएंट, मतलब क्या चेंज कर सकता था अपने आप को। और कैसे होता मल्टीलेयर्ड, बट कैसे अपीयर हो जाता सिंगल लेयर व्हेन स्ट्रेच्ड, है ना, व्हेन स्ट्रेच। इसकी लोकेशन भी स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। वो लोकेशन हमारी कहाँ पे होती है, वो हमारी होती है यूरोथीलियम में। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम। ये कहाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास के लोगों के पास, है ना। तो इसीलिए ये बेसिक देखो आपके बोर्ड पे लग गए हैं 4 तरह के एपिथेलियम, जिसमें से हमारे जो एसेंशियल 2 हैं वो हमने, ठीक है, ये वाले हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार मार्क कर देता हूं, एक एसेंशियल ये है और एक एसेंशियल ये है। बाकी दोनों एनसीईआरटी में अब नहीं दिए, ऑल्दो पहले भी नहीं दिए थे, ठीक है। बट जब पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ा दिया जाता था क्लासरूम्स वगैरह में, या आप कोई भी लेक्चर ढूंढोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। बट हमारे पास क्योंकि टाइम भी कम है और हमें एनसीईआरटी प्रिसाइज स्टडी करनी है, तो हम इन्हीं दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने सिंपल एपिथेलियम की। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि भाई सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है, बॉडी कैविटीज को लाइन करता है, डक्ट्स को और ट्यूब्स को लाइन करता है। स्ट्रक्चर जो होता है उसमें है ना मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनार, ठीक है। बात करें स्क्वामस की तो दिखता कैसे, देखो ऐसे फ्लैट सेल्स होंगे, सिंगल लेयर होंगी, थिन लेयर होंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी, है ना, फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग। बता दिया ना मैंने कि भाई ब्लड वेसल वाला वो, उसको वहां पे क्या बोल देंगे, एंडोथीलियम, है ना। फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंस ये बहुत पतला सेल है ना, फ्लैट सेल है, तो ये क्या करेगा, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाएगा, डिफ्यूजन करवाने में, ट्रांसपोर्ट करवाने में बहुत हेल्प करेगा, जैसे एल्वियोलाई में होता है, ठीक है, या फिर हमारा किडनी में होता है, वहां सब सीखेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ, है ना, ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे क्यूब जैसे अरेंज सेल्स होते हैं जो क्यूब मैनर में अरेंज्ड हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जितनी भी जगह हमारी बॉडी में सिक्रीशन हो रहा है, चाहे वो डाइजेस्टिव जूसेस का है, ठीक है, चाहे वो हॉर्मोन्स का है, चाहे वो किसी भी चीज का है, वहां पे एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व होते हैं हमारे क्यूबॉइडल सेल्स। और जहां पे भी मेरी बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है, ठीक है, वहां पे भी एक्सक्लूसिवली हमारे क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है ना लिखा है कि द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज अ स्पेशल, है ना, लेयरिंग, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। देखो माइक्रोविलाई कैसा दिखता है, एक बार मैं उसे रिप्रेजेंट कर देता हूं कि जैसे ये मेरा क्यूबलाइक सेल था, उसकी जो टॉप मोस्ट बाउंड्री होगी बेटा, है ना, उसमें ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस हो जाएंगी और वो बन जाएगा ऐसे माइक्रोविलाई लाइक, है ना, माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, क्यों कैसे अपीयर होता है, ब्रश बॉर्डर अपीयर होता है, ठीक है, और इसीलिए वहां पे उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो इनफोल्डिंग्स बन रही है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बन रही है, ठीक है, कोई अलग से अपेंडेजेस नहीं है ना। तो ये जो इनफोल्डिंग्स बन रही है, ठीक है, ये इनफोल्डिंग्स बनती हैं क्यों, क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर दी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक मॉडिफिकेशन होती है जहां पे हम किडनी में हम क्या कर रहे हैं, नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, है ना, तो हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा चीजें को रीअब्जॉर्ब करने का। फिर उसके बाद कोलुमिनार होता है जिसमें टॉल सिलेंडर सेल्स होते हैं, न्यूक्लियाई बेस में प्रेजेंट होता है, ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है, हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन में, ठीक है। सेल्स कैसे दिखते हैं हमारे, ऐसे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका फंक्शन होता है उसमें भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो हमारा क्यूबॉइडल में भी था, तो इसके पास खासियत क्या है कि ये, है ना, जो हमारे कोलुमिनार सेल्स हैं उनके पास क्या है, लॉन्ग टर्म तक सिक्रीशन। तो ज्यादातर जो एक्सोक्राइन जूसेस होते हैं, ज्यादा नंबर अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस होते हैं, वहां पे ज्यादा मिलने वाले हैं। तो जैसे हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन में, है ना, गैस्ट्रिक जूस और हमारा म्यूकस, हमारा, है ना, सकस एंटेरिकस, ये सब निकलता है पहले। अब तो सिलेबस में नहीं है, पहले होता था, तो वो सब में बहुत हेल्प करता है हमारा कोलुमिनार सेल, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन। तो मैंने बताया था कि सिलिएटेड एपिथेलियम एक इसकी मॉडिफिकेशन है ना, जिसमें सेल ब्रिंग सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस प्रेजेंट इनर टू द हॉलो ऑर्गन। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है ये सीलिया,
है ना। सीलिया होते क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो सेल वाले चैप्टर में सबने पढ़ा होगा सीलिया फ्लैजिला के बारे में, है ना। तो एक अपेंडेजेस है जो सेल के, है ना, सरफेस पे होती है, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा, इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन, जैसे ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ इस लोकेशन पे आया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। मतलब कि जो सीलिया होते हैं वो एक डायरेक्शन में बैंड करेंगे तो वो पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके रिवर्स मूव करेगा तो वो उस तरफ मूव करेंगे। समझ में आ गया। तो बेसिकली गाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मैंने बोला था कि हम इसे भी पढ़ेंगे क्योंकि अब ये इंक्लूड है, ठीक है। तो बेसिकली किसके लिए होता है, सेक्रेशन के लिए होता है। दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है यूनिसेलुलर जो कि आइसोलेटेड सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, और होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है, जिसमें हमें क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलते हैं। एग्जांपल अगर दोनों के देखोगे तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, है ना, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं। और जो बेटा हमारे अदर ग्लैंड्स है जैसे सलाइवरी ग्लैंड है या कोई भी ग्लैंड है ना, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो देखो इस तरीके से यूनिसेलुलर आपका सिंगल सेल यहाँ पे मार्जिन में ऐसे बना हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है, इस एक सेल में, है ना, ये आपको इसका न्यूक्लियस दिख रहा है और ये इसका कैविटी दिख रहा है जिसमें ये क्या सिक्रीट करेगा, आपका म्यूकस। वेयर एज इन दी, है ना, इन दी मल्टीसेलुलर, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल दिखेंगे। देखो इस बाउंड्री में ये बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये जो सेल्स हैं बेटा, है ना, ये सेल्स जो भी सिक्रीशन देंगे, इसमें यहाँ सबके न्यूक्लियस दिख रहे होंगे आपको, है ना, वो सारे के सारे इस कैविटी में पोर आउट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड में, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द मोड ऑफ, है ना, पोरिंग सिक्रीशन, जो ग्लैंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, जहां पे जो सिक्रीशन होते हैं वो डक्ट से, ट्यूब से निकलते हैं और टारगेटेड ऑर्गन में जाते हैं, यानी कि इनकी डक्ट्स होंगी, ट्यूब्स होंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, एयरवैक्स हो गया, ऑयल हो गई, है ना, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, सब के सब एक्सोक्राइन सिक्रीशन होते हैं हमारी बॉडी के। और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन, जिनके पास कोई भी डक्ट्स नहीं होती हैं, यानी कि ये बहुत ही मतलब बेसिकली टारगेट ऑर्गन में पहुंचने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ पोर करे जाते हैं, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है ना, आगे भी पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, है ना, जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है हमारी। तो इनके सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, जूसेस। ये बहुत डिफरेंट मतलब डिफरेंस होता है, इसे हम पढ़ेंगे जब मैं आपको लेके आऊंगा हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी और 11th क्लास का लास्ट चैप्टर, उसमें मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इसकी क्लासिफिकेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस होता है, कि ये दिख रही है ब्लड कैपिलरी और ये सेल्स उस कैपिलरी के अलोंग एडजस्टेड है और ये अपने सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ डाल देंगे, इधर डाल देंगे। वेयर एज ये जो हमारे एक्सोक्राइन होते हैं ये अपने सिक्रीशन एक ट्यूब में या कैविटी में डालेंगे, वो ओपन होएगी टारगेटेड ऑर्गन पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है मोर देन 1 लेयर, 2 लेयर, मल्टी लेयर, कुछ भी कह सकते हो, लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। हाँ, दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, है ना, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो मैंने ये सब तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे दिखता है, तो देखो दिख रहा होगा मल्टी लेयर। यहाँ पे सिंस मुझे ऊपर ऐसे एक फ्लैट सेल्स देखने को मिल रहा है, ये फ्लैट सेल देखने को मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो गया, है ना। फंक्शन क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मल्टी लेयर है तो प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा केमिकल से और मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। समझ में आ गया। फिर उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सेल जंक्शन, ठीक है। सेल जंक्शन जो मैंने बताया था कि एपिथेलियम सेल को, है ना, होल्ड करके रखता है टुगेदर, ठीक है। तो वो बेसिकली होती क्या है ना, जो हमें एडजेसेंट सेल से कनेक्ट करके रखते हैं। 3 तरह के सेल जंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडियरिंग जंक्शन और तीसरा होता है गैप जंक्शन। हमने इसे क्लासीफाई करा है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, कि कितना कम्युनिकेशन होगा एडजेसेंट सेल्स के बीच में, ठीक है। टाइट जंक्शन जो होती हैं उसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, बिल्कुल दोनों सेल्स सील्ड होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो दो सेल्स हैं वो एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड करके रखेंगे, लेकिन कभी भी उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरे होता है एडियरिंग जंक्शन। एडियरिंग जंक्शन में क्या होता है
कि जो आपके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्हें होल्ड करके रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके नहीं रखते, ठीक है। और जो गैप जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन में इंटर कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे से, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से सिक्रीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसको क्लासीफाई करा हुआ है ऐसे, है ना, कि टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, है ना। अडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। फिर आता है गैप जंक्शंस फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिगर मॉलिक्यूल्स एज वेल। तो इस बेसिस पे हमने आपके सेल जंक्शंस को क्लासिफाई करा है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यहाँ तक हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले क्या होता है बेटा, नाम ही बता रहा है कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट, है ना। तो इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू स्लैश ऑर्गन्स, है ना। दे आर मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है किसी भी कॉम्प्लेक्स एनिमल में, है ना। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, है ना, द सेल्स, यानी कि जो भी सेल्स हैं, जैसे कि कॉमनली कौन से होंगे, फाइब्रोब्लास्ट, है ना, सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इलास्टिन, है ना, दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, है ना। तो इस टिश्यू के अंदर, है ना, तीन प्रॉपर्टी तो खास तौर पे देखने को मिल ही रही है मुझे। सबसे पहले क्या दिख रही है कि भाई इसके अंदर फाइबर्स हैं, ठीक है, वो कौन सिक्रीट कर रहा है, स्पेशल सेल सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है ना, इलास्टिसिटी देखने को मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, जो कि इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना, विच एक्युमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर्स। और यही मैट्रिक्स जो होता है ये इसे कैसी अपीयरेंस देता है, ज्यादातर जगहों पे सेमी सॉलिड, है ना। तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल भी हो गया, है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। तो इसी की क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू की हम कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई एक होता है कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं जी हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आएंगे आपके, एक होगा एरियोलर, एक होगा एडिपोज, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक होगा बेटा डेंस रेगुलर, और एक होता है इसमें डेंस इरेगुलर। Whereas in specialized connective tissue, है ना, हमारे पास एक होता है इसमें जिसे हम बोलते हैं बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और एक होता है इसमें बेटा जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लूइड में नाम से ही दिख रहा होगा, तो उसका नाम ही हमें पता है कि भाई उसका नाम है ब्लड, जिसमें मैट्रिक्स कैसा होगा, फ्लूइड होगा, और यहाँ पे एक लिम्फ है, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता है, एक इसमें आता है बेटा कार्टिलेजेस, और एक होता है इसमें बोन, है ना। तो ये सब कुछ यहां तक हमारे इस चैप्टर में सिर्फ लूज और डेंस है ना। बाकी जो स्पेशल वाला है वो बहुत अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में हम उसे कहाँ पढ़ने वाले हैं बेटा, हम उसे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्रीसीडिंग चैप्टर्स के अंदर, है ना। आई होप ये क्लासिफिकेशन सबको समझ में आई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इन दिस सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, तीन तरह की सेल्स, ठीक है। एंड फाइबर्स, कैसे फाइबर्स, कोलेजिनस या फिर इलास्टिन फाइबर, आर लूजली, है ना, आर लूजली, है ना, अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स जो है ना कैसा है, सेमी फ्लूइड है। कौन सिक्रीट कर रहा है, यही सेल सिक्रीट कर रहे हैं, और किससे बना है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से बना हुआ है, ठीक है। वो सब किस में अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर टिश्यू में अरेंज्ड है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, एरियोलर और एडिपोज, ठीक है। अब एरियोलर एडिपोज में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इनकी लोकेशन के बेस पे होता है।
एरियोलर जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के बीनीथ यानी जस्ट बिलो द स्किन, और जो होता है ये सपोर्ट करता है हमारा, है ना, फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, है ना, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। वेयर एज जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है, देखो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो मेनली बीनीथ द स्किन ही प्रेजेंट होता है, बट ये क्या करता है ना, ये फैट स्टोरेज के लिए काम करता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू ये भी होता है, ठीक है। एक्सेस न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में होते हैं हम फैट में कन्वर्ट करके इस टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं। एरियोलर टिश्यू हमारा कैसा दिखता है, देखो यहाँ पे ये जो सेल दिख रहा है आपको बेटा, ये जो मैं सेल की आउटलाइन में बना रहा हूँ, है ना, ये जो सेल है मेरा, ये सेल जो है ये एक फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है। और ये क्या रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है अपने फाइबर्स। अब ये फाइबर्स दो तरह के हो सकते हैं, बताया मैंने, कोलेजन और इलास्टिन। साथ साथ बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कि देखो एनसीईआरटी ने लोकेट कर रखा है कोलेजन फाइबर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मैचिंग का आ गया इस डायग्राम से तो हमें कोलेजन मारना है, हर बार इलास्टिन नहीं मारना है, क्योंकि एनसीईआरटी हैज स्पेसिफाइड दिस। वेयर एज हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ इरेगुलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं बेटा वो मॉडिफाइड, है ना, WBCs होते हैं, ठीक है, हम उन्हें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरे, है ना, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मास्ट सेल्स, है ना, मास्ट सेल्स भी बेसिकली हमारे WBCs होते हैं, ठीक है, जो कि मॉडिफाइड बेसोफिल्स होते हैं। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं मेरे, है ना, वो मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं। तो वो सब हम WBCs में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ इनकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क है, साथ में नर्व, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। वेयर एज इन एडिपोज टिश्यू जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, एनलार्ज होता है, ठीक है। एनलार्ज होने के साथ साथ उसमें ये कुछ इस तरीके से, है ना, स्पेशल लोकेशन होती है, साथ में इसकी ये सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो पूरा एरिया है यहाँ पे इसका न्यूक्लियस रहता है बस, ठीक है। बाकी जो एरिया है, ठीक है, बाकी जो ये जो रीजन है इसमें फैट स्टोरेज होती है, ठीक है। तो ये क्योंकि स्पेशली किसके लिए बना हुआ है, फैट स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैट स्टोर होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये जो एडिपोज टिश्यू है ये हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हमारे जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है वो इसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। उस बेसिस पे भी हमारा जो फैट की क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है व्हाइट फैट और एक होता है ब्राउन फैट। सबने, है ना, सुना ही होगा। जो हमारा व्हाइट फैट होता है बेटा उसमें जो लोक्यूल्स होते हैं, है ना, वो बड़े बड़े होते हैं, मोनोलोक्यूलर होते हैं, ज्यादातर लार्ज होते हैं। वेयरएज इन द ब्राउन फैट इट इज मल्टीलोक्यूलर, छोटे छोटे लोक्यूल्स होते हैं। ज्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ब्राउन फैट करता है। वो सब हमारा, है ना, बियॉन्ड दिस एनसीईआरटी कंसेप्ट है, ठीक है। हम उसे कभी जिंदगी में आगे पढ़ेंगे, लगा रहूंगा तो वैसा तो पढ़ा ही दूंगा कभी ना कभी, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई इसमें फाइबर्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसीलिए ये डेंस है, और उसमें लूजली पैक्ड थे, है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का होता था, हमने पढ़ा था डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें, है ना, रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स दिखता है। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है टेंडन एंड लिगामेंट। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमें। तो यहाँ बहुत कॉमन दिख रहा होगा स्ट्रक्चर की, ये कोलेजन फाइबर ऐसे पैरेलल रोज में पड़े हैं, उन रोज के बीच में कोलेजन सिक्रीट करने वाले, यानी फाइबर सिक्रीट करने वाले सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट पड़े हैं आपके, ठीक है। और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल, ठीक है जैसे टेंडेंस और लिगामेंट होता है। टेंडेंस लिगामेंट हमने सबने ह्यूमन फिजियो में जब हम लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ मैं अच्छे से बताऊंगा। फिर भी एक बार बता देता हूँ, टेंडेंस क्या होता है बेटा। टेंडेंस टेपरिंग एंड ऑफ मसल होता है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और लिगामेंट जो होते हैं वो फ्लैट, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बोन को बोन से कनेक्ट कराते हैं, और टेंडन किसी मसल को बोन से कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होते हैं हमारे, देखो लिखा हुआ है हमने, है ना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, इसीलिए इरेगुलर नाम है। इट हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब अलग अलग लोकेशन में ओरिएंटेड है भाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये छोटे छोटे सेल्स दिखने को मिल रहे होंगे, है ना, ये सेल्स हैं। बट ये जो फाइबर्स हैं ये एक किसी पर्टिकुलर फैशन में ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, इरेगुलर तरीके से ओरिएंटेड हैं, कुछ बहुत रेगुलर पैटर्न नहीं है, ठीक है।
और साथ साथ यहाँ पे क्योंकि लोकेशन के अंदर है ना जगह बहुत है, तो हमें यहाँ एडिपोज टिश्यू भी देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने लोकेट कर रखा है कि भाई ये रहा मेरा एडिपोज, है ना, एडिपोसाइट जो कि है ना फैट स्टोरेज करेंगे यहाँ पे ये सेल्स, है ना। तो प्रेजेंट होता है हमारा बीनीथ द स्किन, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी लोकेशंस में भी मिलेगा जहां आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जैसे हमारी जो हार्ट की वैल्व्स होती हैं वो भी हमारी डेंस इरेगुलर से बनती हैं, ठीक है। खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बोला कार्टिलेज और बोन दो तरीके के जो हैं, वो एक टाइप है। कैसा टाइप है बेटा? वो हमारा स्केलेटल, ठीक है। कैसा है? हमारा स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज जो होता है ना, कार्टिलेज इन दिस, है ना, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, वो सॉलिड होता है और प्लायेबल होता है। प्लायेबल मतलब है ना फोल्ड हो सकता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा बेंड नहीं हो सकता ड्यू टू स्पेशल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, और कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है, थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, आर इंक्लूज्ड इन स्मॉल कैविटीज जिन्हें हम क्या बोलते हैं लेक्यूने, ठीक है, विद इन द मैट्रिक्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर कार्टिलेज है जिसमें ये स्पेशल कैविटीज हैं, ठीक है, और ये सेल्स हैं। तो ये सेल हैं, सेल के सराउंडिंग ये एक स्पेशल कैविटी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना। ये जो कैविटी है उस कैविटी का नाम है लेक्यूने, उसमें सेल हैं, ठीक है, और बाकी जगह मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में ये कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ड्रोइटिन साल्ट्स, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वगैरह ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। मोस्ट कार्टिलेज जो होते हैं इनवर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट, वो हमने पढ़ा एनिमल किंगडम में, है ना। फिर उसके बाद कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, जॉइंट्स, इन द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट, बहुत लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे ना चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो वहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें हम कार्टिलेज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोन की बात करते हैं, तो भाई बोन जो होता है वो हार्ड होता है, नॉन प्लायेबल होता है, ठीक है। मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड होता है, उसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोन सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो स्पेसेस में दिखते हैं, किसमें? लेक्यूने, वही स्पेसेस में। देखो तो अगर मैं किसी बोन को क्रॉस सेक्शन करूंगा तो मुझे देखने को ऐसा मिलेगा, देखो यहाँ पेरियोस्टियम वर्ड दिया हुआ है, आउटर लेयर जो किससे बनी है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनी है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में है ना कन्वर्ट हो सकते हैं ब्लास्ट वाले बोन को फॉर्म करते हैं, क्लास्ट वाले बोन को तोड़ देते हैं। हेवर्शियन सिस्टम देखने को मिलता है, अभी डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इसका मैट्रिक्स, इसकी इनर लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, और फिर आता है एंडोस्टियम, ठीक है। तो मैंने बताया था ना एंडोस्टियम स्क्वामस में, और वहां से फिर आता है बोन मैरो तो देखो ये एक स्पेस है लेक्यूना, उसमें मुझे एक ऑस्टियोसाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जो है, लेक्यूना जो होता है उसकी प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं कैनालिक्यूलाई, ठीक है। तो ये ऐसे स्मॉल स्मॉल ऐसे अरेंज होते हैं किसी भी हेवर्शियन सिस्टम के अराउंड। हेवर्शियन सिस्टम जो होता है वो है ना कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है जिसमें मिड ब्रांचिंग वगैरह होती है, जो कि जिसके अंदर क्या रन करता है बेटा? जिसके अंदर हमारी ब्लड वेसल्स रन करती है। तो बोन में ब्लड वेसल अंदर होती हैं बहुत अंदर होती है, वेस्कुलराइजेशन प्रेजेंट होती है, हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। तो पहले कुछ ऐसे पुराने टाइम में क्वेश्चन आते थे, तो सिंस अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया तो क्या पता क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन जो होता है बोन का क्या होता है? बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करती है ना, सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। लिम्ब बोन जो होता है वो वेट बियरिंग फंक्शन करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करती है, और ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है बोन मैरो, ठीक है। वो हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो बच्चा 12th का नीट एक्सप्रेस देख के आया होगा तो उसे पता होगा बोन मैरो एक हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई वहां पे क्या होती है, लिम्फोइड जो ऑर्गन होते हैं वहां पे हमारे लिम्फोइड टिश्यू या सेल्स हमारे डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ब्लड, जो कि हमारा स्पेशल में फ्लूइड टाइप वाला है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स नाम की चीजें होती हैं।
ब्लड जो होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। ये कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू हो गया बेटा हमारा खत्म। नेक्स्ट अप है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है ना, उसके बारे में बात करें तो मसल टिश्यू, ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर्स कैन कंट्रैक्ट यानी शॉर्टन हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और टेक पार्ट करते हैं हमारी लोकोमोशन मूवमेंट में। फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मसल की, तो कैसे करते हैं बेटा, 3 तरह के है ना हमारे मसल टिश्यू में सेल्स होते हैं, क्योंकि टिश्यू है सेल से बना हुआ है। तो सबसे पहला होता है स्केलेटल, ठीक है। फिर आता है स्मूथ और लास्ट में कार्डियक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है उसमें देखोगे तो दे आर अटैच टू स्केलेटल बोन्स, ठीक है। जैसे कि हमारी बाइसेप्स, लिम्स और फेस की जो मसल्स होती हैं, ठीक है। स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है इन मसल फाइबर्स में। स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस लाइट और डार्क बैंड्स, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हमें ये सक्सीडेड है ना आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो मसल फाइबर्स आर बंडल्स है ना, बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। उसके बाद दे आर अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लेरिफाई करा एनसीईआरटी ने कि दे आर अनब्रांच्ड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो स्ट्राइडेड मसल्स ही, यानी कि इन्हें स्ट्राइडेड मसल्स भी कहते हैं, या स्केलेटल मसल्स ही अनब्रांच्ड होती हैं। दूसरे स्ट्राइएशन जो मिलते हैं यानी कार्डियक वाली में, वो अनब्रांच नहीं होती, वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेरिफाई करा है एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेज है ना सेवरल बंडल, जिसे हम ठीक है मसल फाइबर्स को करता है। जैसे कि ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड का कंटिन्यूअस, ठीक है, रेपिटेशन। और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है ये कंडीशन, जहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये बहुत सारे न्यूक्लियसेस हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, हम यहाँ पे एनसीईआरटी ने तो मेंशन नहीं कर रखा, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स को अगर ध्यान से देखोगे तो स्मूथ मसल्स में इनवॉलेंट्री होते हैं और फ्यूजीफॉर्म होते हैं, देख रहा है, फ्यूजीफॉर्म मतलब दोनों एंड से टेपर्ड है ना। उसके बाद कोई स्ट्राइएशंस नहीं होगी, अनब्रांच्ड होंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। ये इनकी खासियत होती है कि यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब 1 न्यूक्लियस पर सेल है ना, पर मसल फाइबर। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ठीक है। दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, जीआईटी, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं एक्सेप्ट हार्ट, ठीक है, सब में ज्यादातर हमें स्मूथ मसल्स देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अपने कार्डियक टिश्यू की। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ठीक है। कहाँ दिखती है, सिर्फ हार्ट में दिखती है बेटा। उसके बाद सेल जंक्शन जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को फ्यूज करती हैं और है ना उन्हें एक दूसरे को स्टिक कराती है, और साथ साथ स्पेशलाइज्ड है ना कनेक्शन बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। तो यहाँ जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जो लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकलेटेड डिस्क, जो कि हेल्प करती है इन मस्कुलर टिश्यू में सेल्स को, इन मसल फाइबर्स को एक साथ एक्साइट और एक साथ रिलैक्स करने में, मतलब एज ए यूनिट वर्क करवाने में, है ना। ये ब्रांच होती है, देखो मैंने क्या कहा था आएगा, तो ये ब्रांच होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। वहां पे वो अनब्रांच्ड होती है बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शन जो मैं बता रहा हूं इंटरकलेटेड डिस्क है ना, एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, यानी कि जब एक सेल सिग्नल रिसीव करेगा तो सबके सब है ना उसी सिग्नल के रिस्पॉन्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो बेटा हमारा मसल टिश्यू बस इतना ही है, इसके आगे की चीजें हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा न्यूरल टिश्यू, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का। न्यूरल टिश्यू के बारे में बात करें तो न्यूरॉन से बनता है, ठीक है, साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल से बनता है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, दे कैरी इंपल्सेस,
न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, या न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो न्यूरोग्लिया होता है वो मतलब बेसिकली हमारा 1/2 वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू बनाता है। तो बेसिकली दो सेल्स हैं, दो तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स हैं भाई? एक तो है मेरा न्यूरॉन, है ना, और एक है मेरा न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन के पास अपनी एक क्लासिफिकेशन होती है, छोटी क्लास में सब पढ़ के आए हैं, क्योंकि ये बच्चा लेक्चर जो देख रहा है मेरा वो 11th में भी होगा और रिवाइज करने वाला 12th वाला भी होगा और एक ड्रॉपर भी होगा। तो बेसिक अपब्रिंगिंग सबको पता होगी कि न्यूरॉन जो होता है उसको क्लासिफाई करते हैं तो न्यूरॉन में पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल जो होता है उसमें एक होता है जो उसका होता है बेटा साइटोन, ठीक है, एक होता है डेंड्रॉन और एक होता है एक्सॉन, ठीक है। इन दोनों को मिला के, ठीक है, हम बोलते हैं सेल बॉडी का पार्ट। और एक्सॉन एक स्ट्रेट, है ना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग न्यूरॉन को बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है। मेरा तरीका कुछ इसी तरीके का है, ठीक है, जिससे कि बच्चा समझ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं तुम्हें बता देता हूं, एक और तरीका बताते हैं जो छोटी क्लास में यूज होता है ना, 10th में। तो वो क्लासीफाई करते हैं इस तरीके से, इसको भी समझ लो, क्योंकि बहुत सारे मेरे को देखो स्पेसिफाइड व्यूअर लिस्ट नहीं है ना हमारी, तो बहुत सारे बच्चे इसको कैसे समझेंगे। उन्हें बताया जाता है कि भाई कोई भी न्यूरॉन होता है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक उसकी सेल बॉडी होती है, ठीक है, और एक उसकी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। जो सेल बॉडी होती है उसमें ज्यादातर क्या दिखता है, हमारा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है उसमें ज्यादातर हमें देखने को मिलता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियस यानी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स को मिला के बहुत सारे लोग साइटोन भी बोलते हैं। तो बेसिकली कुछ लोगों के हिसाब से न्यूरॉन साइटोन और एक्सॉन में क्लासिफाइड है, कुछ लोगों के हिसाब से साइटोन डेंड्रॉन एक्सॉन में क्लासिफाइड है ना। तो हमारा मेन पर्पस इसे समझना है। तो देखो कैसा दिखता है न्यूरॉन, कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये उसकी प्रोसेस है, जिसमें एक प्रोसेस अवे फ्रॉम द बॉडी किस तरफ का जाती है, जो सिग्नल रिसीव करती है, परसेप्शन के लिए हेल्प करती है, उसे हम डेंड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। उसमें मुझे सेल बॉडी देखने को मिलती है जिसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक जाती है बॉडी से अगेंस्ट, यानी कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो सिग्नल को ट्रांसडक्ट करती है, यानी कि सिग्नल को दूसरी जगह पहुंचाएगी, वो होता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन में कई बार कई जगहों पे मुझे ये माइलिन शीट नाम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो अलग अलग टाइप ऑफ, है ना, न्यूरोग्लिया सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे ये सीखना है, 10th क्लास में नहीं बताते, 11th में सीखोगे। तो ये चीज यानी ये माइलिन शीट है, ये माइलिनेशन है, ये कौन करता है, ये न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं। अब ये अगर सीएनएस में हो रही है तो इसे करने वाले सेल्स का नाम अलग होता है, अगर ये पीएनएस में हो रही है तो इसे करने वाले यानी सिक्रीट करने वाले सेल्स का नाम अलग होता है। हमने यहाँ लिखा है श्वान सेल, ठीक है। तो श्वान सेल जो होता है वो पीएनएस में इसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना न्यूरोग्लियल सेल्स की क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसमें बहुत तरह तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप और साइज के। जैसे एक होते हैं इसमें एस्ट्रोसाइट्स, है ना, एक होते हैं बेटा इसमें जिनको हम बोलते हैं ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ये वाले लोग हैं जो सीएनएस के अंदर, है ना, माइलिनेशन करते हैं। ऐसे ही एक होते हैं इसमें श्वान सेल, है ना, ये करते हैं आपका, है ना, पीएनएस के अंदर माइलिनेशन। फिर आते हैं इसमें एक बेटा माइक्रोग्लियल सेल्स, एक आता है इसमें एपेंडाइमल सेल, ठीक है। तो इस तरीके के सेल्स होते हैं। एक इसमें सैटेलाइट सेल्स होते हैं जो अभी सिलेबस में नहीं है आपके, है ना। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा ये एपेंडाइमल सेल्स हैं, ये माइक्रोग्लियल्स हैं, ये श्वान सेल्स हैं, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये एस्ट्रोसाइट्स है, ये सैटेलाइट सेल्स हैं, ठीक है। सबके सब अपना अलग रेस्पेक्टिव फंक्शन करते हैं। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोसाइट होता है जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का हमने पढ़ा कि अभी सीएनएस के अंदर माइलिनेशन करेंगे, श्वान सेल्स पीएनएस में करेंगे। सैटेलाइट सेल नर्व को स्टेबलाइज और नर्व को सपोर्ट करता है, नर्व वाला स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि जब बहुत सारे एक्सॉन मिलके लीव करते हैं सीएनएस को, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को लीव करते हैं, तो एक नर्व की फॉर्मेशन होती है, उसमें सैटेलाइट सेल्स मिलते हैं, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो फेगोसाइटिक होते हैं, मॉडिफाइड डब्ल्यूबीसीज होते हैं। और जो एपेंडाइमल सेल्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं बेटा, ये हमारी
एक स्पेशल फ्लूइड सिक्रीट करता है जो हमारे सिर्फ सीएनएस में रन करती है, इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो वो सब करती है। तो इतना ही आई गेस बहुत है इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आगे हम जब नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे वहां पे मैं चीजें बताने ही वाला हूं तुम्हें, न्यूरॉन को अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहां तक का हमारा जो एनिमल टिश्यू का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करेंगे एक इंसेक्ट जिसको उन्होंने वो ब्रैकेट में फ्रॉग वाला कर रखा है, बट हम करेंगे उसमें कॉकरोच, और साथ में फ्रॉग, सिंस फ्रॉग ब्रैकेट में है तो भाई अब उन्होंने मेंशन कर दिया तो पूछ लेंगे वो तो, है ना। तो हम उसको करके रहेंगे, डोंट वरी, पूरी तैयारी के साथ नीट क्रैक करेंगे इस बार, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रेस्ट करेंगे आराम से, ठीक है। मिलते हैं आपसे। तो बच्चों टेक केयर, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी जो भी जिस समय पे भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं। कीप सपोर्टिंग वीएमसी मेडिकल, कीप लाइकिंग आवर लेक्चर्स एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक्स।